हेलो दोस्तों, काफ़ी समय बाद आज ये वीडियो बना रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के कारण वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज हम एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म को लेकर आए हैं। और ये टॉपिक परीक्षा के दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, चाहे वो प्रीलिम्स हो मेंस हो, हर जगह ये आता है। और मेंस के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर इंटरव्यूज में अगर आप जाएंगे तो ऐसे ही शब्दावलियाँ पूछी जाती हैं। और इसके संबंध में एक बड़ी अजीब चीज ये है कि न्यायिक सक्रियता को जितनी मैं किताबें पढ़ा, बहुत सारी किताबों में बड़ा ही कंफ्यूजन है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट है। और तमाम तरह से चीजें उसमें दी गई, बहुत स्पष्ट चीजें नहीं दी गई हैं। और इसलिए सभी स्टूडेंट इसको लेकर बड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो आज मैं उन सारे कंफ्यूजन को दूर करूंगा। और आप अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट जरूर करिए कैसा ये वीडियो लगा आपको, कैसा ये पूरा चीज़ लगा, ठीक है। और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो समय न गंवाते हुए मैं अभी सीधे टॉपिक पर आते हैं। न्यायिक सक्रियता की जो अवधारणा है उसका विकास या उत्पत्ति कह सकते हैं वो अमेरिका में एक आर्थर सेलिंगर्स हैं, इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया, ठीक है, 1947 में। और ये अमेरिका में धारणा विकसित हुई और भारत में ये जो सिद्धांत है न्यायिक सक्रियता, ये 1970 के दशक के मध्य आया। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज ये बता दूं कि आखिर ये 1970 के दशक के ही क्यों आया। देखिए, जब भारत आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ 1950 के दशक में, तब क्या था कि सारे जो नेता थे उस समय आजादी के आंदोलन में सक्रिय थे, वो सब चुन के आए। तो नेता भी ईमानदार थे, उनकी जनता में साख भी बहुत ज्यादा थी। और उस समय क्या था, जो न्यायपालिका है, और चूंकि संविधान में भी हमारे अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दिया गया है, इसलिए न्यायपालिका ने भी सोचा जो संविधान में व्यवस्थाएं हैं, जो संविधान में व्यवस्थाएं दी गई है उन्हीं के हिसाब से चला गया। इसको कहा जाता है न्यायिक संयम, न्यायिक संयम। तो भारत में न्यायिक संयम या न्यायिक तटस्थता का प्रयोग किया गया 1950 से लेकर तक, क्योंकि उस समय नेताओं की साख बहुत ज्यादा थी, नेता बहुत सक्रिय भी थे। लेकिन 20 साल बाद देश में हमारे बहुत सारी ऐसी जो है कमी सामने आ गई, ये कहिए कि ऐसी चीजें सामने आई, जैसे भ्रष्टाचार बढ़ गया या तमाम विभिन्न प्रकार के वाद बढ़ गए, ठीक है, नेताओं की नैतिकता में पतन आ गया, राजनीति का अपराधीकरण बढ़ गया। और इन सब से अलावा लगातार न्यायपालिका के अधिकारों का क्षरण किया जाने लगा। संसद या फिर राजनीतिक दल बहुत ज्यादा प्रभावी होकर कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ाने लगे और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए न्यायिक समीक्षा की शक्ति कम करना, न्याय की नियुक्ति में हेरफेर करना है जैसे। तो इस जो विवाद खड़ा हुआ, इस विवाद में एक तरह से संयम का करने काम केशवानंद भारती केस ने किया। अगर आप देखें 1950 में गोपालन केस हो, 1960-62 में बेरूबारी केस हो, सब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सरकार कहेगी, जो संविधान है, जो संसद ने कानून बनाया, उसी के अधीन हम काम करके रहेंगे। हम केवल कानूनी पक्ष देखेंगे, न्याय के सामाजिक और आर्थिक पक्ष को देखने का काम, मूल अधिकारों के संरक्षण का काम जो है वो सरकार का है। तो इस वजह से न्यायपालिका को एक मौका मिला, न्यायपालिका को एक बल मिला। और वो पहला बल उसने दिखाया, एक धक्का दिया था गोलकनाथ केस में 1967 में, जब उन्होंने कहा कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर एक बीच का रास्ता अपनाया गया केशवानंद भारती केस में, लेकिन वो बीच रास्ता मूल संरचना सिद्धांत देकर अपनाया गया। हालांकि मूल संरचना सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि अपने पाले में गेंद डाल ली। देखिए ये सारा क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा तो बता दूं। तो ये शुरुआत थी। उसके बाद लगातार 1978 में जो है मेनका गांधी केस में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर विधि की न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दिया गया। तो ये 1970 का दशक है जब ये सारे निर्णय आए। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत में 1970 के मध्य में क्या हुआ, जुडिशियल एक्टिविज्म की शुरुआत हुई, ठीक है। अब इसमें शुरुआत करने वाले मुख्य न्यायाधीश जो थे वो क्या थे, न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्ण अय्यर, ठीक है, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, ठीक है, न्यायमूर्ति चिन्नप्पा रेड्डी, ठीक है, न्यायमूर्ति डी.आर. देसाई। ये ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने क्या किया, न्यायिक सक्रियता का प्रयोग करने का प्रयास किया और उसको न्यायपालिका को मजबूत बनाया। अब आते हैं कि न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या है। अक्सर ये कह दिया जाता है न्यायिक सक्रियता का अर्थ है कि न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों का करना या उसके कार्यों का उल्लंघन करना, ये सब है। लेकिन ये बहुत निगेटिव परिभाषाएं हैं। परिभाषा जो सकारात्मक है वो ये है
आप देखेंगे न्यायिक सक्रियता का आशय नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, पहली बात, समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए, दूसरी बात, न्यायपालिका द्वारा आगे बढ़कर, ठीक है, भूमिका लेने से है। यानी कि न्यायपालिका तटस्थ नहीं रहेगी, बल्कि नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए वो क्या करेगी, आगे बढ़कर काम करेगी। इसका ये अर्थ होता है न्यायिक सक्रियता, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, न्यायपालिका द्वारा क्या करना, सरकार और अन्य दो, सरकार के दो अन्य अंगों यानी विधायिका और कार्यपालिका को अपने संवैधानिक दायित्वों को पालन करने के लिए बाध्य करना, यानी जो संवैधानिक उनके दायित्व हैं उनके पालन के लिए बाध्य करना क्या है, न्यायिक सक्रियता है। यानी कहना कि आपको ये करना है, ये न्यायिक सक्रियता है। न्यायिक सक्रियता को न्यायिक गतिशीलता भी कहते हैं। गतिशीलता इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यायपालिका अभी तक तटस्थ बैठी थी, संयमित बैठी थी, और अब क्या हो गई, सक्रिय होकर मूल अधिकारों के संरक्षण, समाज में न्याय स्थापित करना और सामाजिक न्याय की स्थापना में अपनी भूमिका निभाने लगी। यह न्यायिक संयम के विपरीत है, जिसका मतलब होता है न्यायपालिका आत्मनियंत्रण बनाए। यानी अब न्यायपालिका आत्मनियंत्रण बनाए नहीं रखेगी, बल्कि क्या करेगी, समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए कार्य करेगी, वो भी सक्रिय रूप से। अब हम जैसे सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि हम किसको कहेंगे कि न्यायपालिका ये काम सक्रिय रूप से की है। उसमें सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट है वो है जनहित याचिका। जनहित याचिका यानी कि न्यायिक सक्रियता का ही एक पहलू है जनहित याचिका, जो सुप्रीम कोर्ट ने 1980 के दशक में, जिसमें मुख्य रूप से दो लोग, कृष्ण स्वामी अय्यर जो हैं और ये पीएन भगवती, इन्होंने इसको स्वीकार किया। ये परंपरागत रूप से क्या होता था कि वादी जो है, वादी प्रतिवादी में न्याय होता था, यानी कि जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, जिसके साथ कोई गलत कार्य हुआ है, वही सीधे न्यायालय जाएगा और वो उससे वही न्याय उसी को मिलेगा, उसकी पूरी अपनी प्रक्रिया थी। लेकिन अब जनहित याचिका में क्या कर दिया गया कि कोई तीसरा व्यक्ति भी, ठीक है, उसके न्याय के लिए जा सकता है, और कोई इंडिविजुअल नहीं बल्कि ग्रुप में भी लोग न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो स्वतः संज्ञान लेकर भी किसी के अधिकारों का संरक्षण वो कर सकता है। ये है जनहित याचिका। जनहित याचिका में अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसको और अच्छे समझेंगे। अभी ये समझिए, जनहित याचिका क्या है, न्यायिक सक्रियता का एक जो है पहलू है, ठीक है। इससे समझ में आता है कि न्यायपालिका सक्रिय हुई, यानी कि लोकस स्टैंडी जो चल रहा था, सख्त परंपरागत न्यायिक प्रक्रिया जो चल रही थी, उसके स्थान पर जनहित याचिका को जो है सुनना, उसके लिए इसके आधार पर काम करना, ये है न्यायिक सक्रियता का उदाहरण। दूसरा, कार्यपालिका और विधायिका संबंधी मामलों में दखलंदाजी करना, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे नियम बना देना, जैसे अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा तो उन्होंने चुनाव आयोग के सदस्यों के निर्वाचन कैसे हो, इसके लिए एक कमेटी बनाने की बात थी संविधान में, जो कि अभी तक नहीं बनी थी। तो न्यायपालिका ने इसी साल फरवरी मार्च में न्यायपालिका ने क्या किया, वहां पर मुकदमा गया तो उन्होंने एक कमेटी बना दी, यानी कि ये काम तो संसद का है बनाने का काम, ये संसद ने नहीं बनाया अभी तक, तो न्यायपालिका ने बना दिया कि मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता मिलकर क्या करेंगे, चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव करेंगे, ठीक है। उसी के आधार पर राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करेगा। तो ये सक्रियता है, यानी कार्यपालिका काम कर देना, ठीक है। कहीं बहुत गंदगी है और कोई चला गया, किसी के पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज्यादा है तो सरकार चला गया, तो वो सरकार को, जैसे मान लिया बहुत सारा वायु प्रदूषण है तो कोई चला गया तो कोर्ट आदेश दे सकती है कि वायु प्रदूषण कम करने का जल्दी प्रयास किया जाए। ये काम शुद्ध रूप से कार्यपालिका का है, और यह कानून बनाना शुद्ध रूप से व्यवस्थापिका का, ऐसे काम भी वो करती है। इसी को कहा जाता है न्यायिक सक्रियता। व्यक्तिगत अधिकारों के व्यापक और प्रगतिशील व्याख्या करना। देखिए क्या है, व्यक्तिगत अधिकार जैसे दिए गए हैं, विशेष रूप से अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार पहले तो बहुत सीमित था, जीवन का मतलब जीवन था, लेकिन अब क्या कर दिए हैं, जीवन का अर्थ है गरिमापूर्ण जीवन, और गरिमापूर्ण जीवन में इन्होंने कम से कम 20 से 30 अधिकार जो है जोड़ दिए हैं। सोने का अधिकार, यानी कि आप शांतिपूर्ण सो सकते हैं, विवाह करने का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, बहुत सारे अधिकार, लंबी लिस्ट है, विदेश यात्रा का अधिकार, ये सारा चीजें इसमें डाल दिए हैं लगातार व्याख्या करके। और इसकी शुरुआत कब हुई, वो शुरुआती केस है मेनका गांधी केस। तो मेनका गांधी केस 1978 में आया, और इसके द्वारा मेनका गांधी केस के बारे में जान लीजिए। ये 1978 में जो जनता पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने मेनका गांधी का वीजा पासपोर्ट सीज कर दिया था, विदेश यात्रा नहीं जाने दे रहे थे। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट चली गई मेनका गांधी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मूल अधिकारों का उल्लंघन है, और विदेश यात्रा का अधिकार मूल अधिकार है, वो जीवन के अधिकार में शामिल। तो ये प्रगतिशील व्याख्या लगातार की जा रही है, ये भी न्यायिक सक्रियता का ही एक पहलू है, एक उदाहरण है, एक पहलू है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, इसके साथ न्यायिक तटस्थता के स्थान में न्यायिक सक्रियता अपनाना, यानी मौजूदा कानून की सक्रिय व्याख्या कर समाज की बेहतरी में
ये गलत है, बेहतरी में उसका उपयोग करना, यानी कि कोई भी कानून है उसकी प्रगतिशील व्याख्या करना। जैसे अभी इसका लेटेस्ट उदाहरण कह सकते हैं कि SC/ST एक्ट है, और या फिर SC/ST रिजर्वेशन, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि क्रीमी लेयर व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। ये इसके पहले SC/ST एक्ट में कह दिया गया था कि जब तक जांच ना हो जाए तब तक ये लागू नहीं होता, ठीक है, नॉन अवेलेबल चीजें लागू नहीं होंगी। तो ये एक प्रगतिशील, जैसे समाज में जो भी ये चल रहा है उससे प्रगतिशील व्याख्या कर देना। या जैसे शाहबानो केस में उसने कह दिया कि भले ही मुस्लिम कानून हो, लेकिन आपको किसी भी महिला को उससे पति से अपना जो है लेने पैसा लेने का अधिकार है, जो उसके एक तलाक देने के बाद दिया जाता है, ठीक है। तो ये प्रगतिशील व्याख्या है, ठीक है, और ये लगातार प्रगतिशील व्याख्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करते रहते हैं। या जैसे थर्ड जेंडर को दे देना हो, या विशाखावाद का जो है महिला कार्यस्थल पर महिलाओं को उत्पीड़न के संबंध में विशाखावाद, वो भी एक न्यायिक सक्रियता का ही उदाहरण है, ठीक है। तो ये सब सारे जो है आपको देखने में, ये सब न्यायिक सक्रियता के उदाहरण है। अपने निजी न्यायिक निर्णय प्रक्रिया में अपने निजी विचारों को देना भी क्या है, निजी विचारों को द्वारा अपने निजी विचारों को भी स्थान देना क्या है, न्यायिक सक्रियता है। जैसे अभी उन्होंने निजी विचार दिया कि हमारा निजी विचार ये है, जैसे SC/ST रिजर्वेशन के बारे में निजी विचार ये है कि एक बार जिसको आरक्षण मिल गया दोबारा उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उनका अपना निजी विचार है, उन्होंने इसको स्थान दे दिया। तो ये भी एक न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है, ठीक है। तो मैंने आपको लेटेस्ट उदाहरण से समझाने का प्रयास किया न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या है। लेकिन ये समझिए कि अगर जो कानून दिया गया है उसी कानून के दायरे में काम करना न्यायिक संयम है, ठीक है, न्यायिक तटस्थता है। लेकिन उस दायरे के बजाय सामाजिक न्याय, प्रगतिशीलता या नागरिक अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में उस कानून की व्याख्या करना, उसे जो है निर्णय देना, ये है न्यायिक सक्रियता, ठीक है। अब न्यायिक सक्रियता का परिणाम, जैसे न्यायिक जनहित याचिका वही चीज लिखा है। और न्यायिक समीक्षा, देखिए न्यायिक समीक्षा भी न्यायिक सक्रियता का एक पहलू है। जैसे संविधान में न्यायिक समीक्षा के द्वारा क्या किया गया, 99 अमेंडमेंट एक्ट जो था, संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में आया था, 99वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा करते हुए नल एंड वाइड कर दिया, ठीक है। तो ये न्यायिक समीक्षा का भी व्यापक उपयोग करना या किसी भी कानून कर देना, ये मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है। इसलिए इस पे जो है न्यायिक समीक्षा का अर्थ यही होता है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका किसी के कानून या निर्णयों को संवैधानिकता या उस मौलिक अधिकार के अनुकूल है प्रतिकूल है, इसकी जांच करना ही न्यायिक समीक्षा है, और इसका व्यापक प्रयोग करना ही न्यायिक सक्रियता कहलाता है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा करना संविधान में है, लेकिन उसका व्यापक प्रयोग करना, जैसे पूरा संविधान संशोधन ही खत्म कर देना, 99 संविधान संशोधन पूरा तरह खत्म कर दिया गया, ये क्या है, ये न्यायिक सक्रियता है, ठीक है। तो न्यायिक सक्रियता मुझे लगता है बहुत समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने हर तरह से बताने का प्रयास किया है, ठीक है। चाहे जुडिशियल रिव्यू की बात हो, चाहे PIL की बात हो, ठीक है, चाहे जो है मूल अधिकारों की ज्यादा व्यापक व्याख्या की बात हो, ठीक है। इन सब में क्या है, आपको क्या दिखेगा, न्यायिक समीक्षा, अरे वो न्यायिक सक्रियता दिखेगी। अच्छा, अब ये प्रश्न उठता है कि न्यायिक सक्रियता का औचित्य क्या है, क्यों आवश्यक है या क्यों की गई न्यायिक सक्रियता, ठीक है। ये एक बड़ा प्रश्न है, ये प्रश्न का उत्तर होना बहुत जरूरी है, और ये प्रश्न भी एग्जाम में कभी आ सकता है। देखिए न्यायिक सक्रियता क्यों की जा रही है, न्यायिक सक्रियता क्यों जरूरी है, या न्यायिक सक्रियता को अपना क्यों सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया, ठीक है। ये ऐसे प्रश्न है तो उसका ही जवाब होगा कि पहला ये कि नागरिक अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए न्यायपालिका की ओर देखते हैं, ठीक है। यानी कि आज भी हमारे देश में क्या है कि नागरिक को न्याय चाहिए तो वो सीधा न्यायपालिका को ही देखता है, सोचता है न्यायपालिका ही हमारा न्याय कर सकते हैं, ठीक है। और इसलिए क्या है, पीड़ित जनता को की मदद के लिए आगे बढ़ना ही क्या है, न्यायिक सक्रियता। इसीलिए जो है न्यायालय ने अपनी साख बचाने के लिए, अपने ऊपर जो लोगों का विश्वास है, लोगों का ये विश्वास है कि हमारा अधिकार का यहाँ संरक्षण होगा, इसके लिए न्यायिक सक्रियता जरूरी है, ठीक है। अगर विधायिका कार्यपालिका अपने कार्य निष्पादन नहीं करेंगे तो लोकतंत्र और संविधान से नागरिकों का भरोसा टूट जाएगा। कई बार ये होता है कि बहुत सारे काम विधायिका और कार्यपालिका नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अब यही चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है, कई साल हो गए, 70 साल हो गए, लेकिन अभी तक जो है विधायिका और कार्यपालिका ने ये काम नहीं किया था, ठीक है। तो उसके संबंध में क्या होगा, कई बार लोकतंत्र से, संविधान से नागरिकों का विश्वास टूट जाएगा। इसलिए ये कार्य जो है न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारी लेती है और ये कार्य करती है। फिर समाज सुधार में भागीदार भी बनना चाहती है न्यायपालिका। न्यायपालिका ये नहीं चाहती वो रूढ़िवादी बनी रहे और प्रगतिशीलता के मार्ग में बाधक बनी रहे। देखिए अगर हर मुद्दे को रूढ़िवादी तरीके से वो देखेगी तो समाज के विकास में, समाज के सुधार में वो अपना योगदान नहीं दे पाएगी। इसीलिए अपना योगदान दे पाए, इसलिए न्यायिक सक्रियता उसने अपनाया। ऐसे क्षेत्र जहाँ विधानों का अभाव है, कई जगह ऐसा है
कि विधान स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, तो उस संबंध में समाज की जरूरत के हिसाब से ये न्यायपालिका सक्रिय होकर निर्णय देती है। हमारे संविधान में भी प्रावधान है, जैसे अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13 में विधि के संबंध में कहा गया है, संविधान या के जो विधि है वो किसी के ऐसा कोई विधि बनती है जो संविधान के खिलाफ है या मूल अधिकारों के खिलाफ है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसलिए अनुच्छेद 13 हो, अनुच्छेद 32 हो, अनुच्छेद 245 जिसमें केंद्र राज्य संबंध के बारे में न्यायपालिका की बात की गई है, तो ये सारे अनुच्छेद कहीं न कहीं न्यायपालिका को सक्रियता का मौका भी देते हैं। जब विधायिका अपने उत्तरदायित्व को निर्वाह करने में असफल हो जाए, सफल नहीं असफल, असफल हो जाए, विधायिका बहुत सारे कानून ना बना पाई, इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे कार्यस्थल पर महिलाओं का कानून विधायिका ने नहीं बनाया, तब जब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, तब विधायिका ने बनाया। विशाखाबाद द्वारा जो काम विधायिका को कर लेना चाहिए तो उसने नहीं किया, तो फिर जो है सरकार और न्यायालय ने किया। कई बार ऐसा भी होता है कि हंग स्थिति होती विधायिका की, कोई बहुत निर्णय नहीं ले पाती, बहुमत नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में जो है कई बार सरकारें क्या किसी जाति किसी धर्म के प्रसन्न करने के लिए काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका सामने आती है और वो क्या करती है, वो लोगों का विश्वास बना रहे इसलिए वो तटस्थ भाव से होकर निर्णय देती है और पूरी शक्ति के साथ निर्णय देती है, और इस कारण से हमारे संविधान की रक्षा होती है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो सत्ताधारी दल है वो सत्ता खो जाने के भय से, ठीक है, कोई बड़ा निर्णय ईमानदारीपूर्ण निर्णय नहीं ले पाता है, इसलिए जो है इस संबंध में भी काम सुप्रीम कोर्ट करती है। इस संबंध में आप देख लीजिए राम मंदिर का मुद्दा भले सब लोग उठाए, बल्कि अंतिम में सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको डिसाइड किया। ठीक है, तो ये सब बड़े मुद्दे होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं सरकारें बोल्ड निर्णय नहीं ले पाती हैं, तो न्यायपालिका उसमें आगे आता है और निर्णय लेता है। देखिए ये बिल्कुल उचित है और न्यायपालिका को ये काम बिल्कुल करते रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ विधायिका कार्यपालिका मूल अधिकारों संरक्षण में असफल रहेंगे तो वहां पर भी ये काम करेगा। ये सारे काम करने चाहिए, यहाँ पर लिखना हमको लगता भूल गए। लेकिन अब एक चीज और भी ध्यान रखिए आप, ये सारी बातें ठीक है कि न्याय सामाजिक न्याय में नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए समाज की प्रगतिशील समाज के साथ ताल मिलाने के लिए और कार्यपालिका की निष्क्रियता व्यवस्थापिका की निष्क्रियता के लिए इन सब के लिए न्यायिक सक्रियता आवश्यक है, और न्यायिक सक्रियता इसलिए है भी। ये एकदम बात ठीक है आपकी, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसी के साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि न्यायिक सक्रियता की भी कुछ सीमाएं हैं। वो सीमाएं क्या क्या है कि न्यायिक सक्रियता तो ठीक है, लेकिन अति सक्रियता होने से कई बार क्या होता है कि जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 50 में दिया गया है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, तो वो वायलेट हो जाता है, उसका उल्लंघन हो जाता है, न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका भी का काम करने लगती है, जो कि उचित नहीं है। तो एक तो ये बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। फिर कई बार क्या होता है कि न्यायपालिका ऐसे ऐसे निर्णय दे देती है जिसका व्यवहारिक स्तर पर उसको लागू करना ही संभव नहीं होता है, तो कार्यपालिका उसको लागू नहीं कर पाती है और इससे समस्या आती है। ठीक है, बहुत सारा जैसे स्वच्छ वातावरण या स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, तो ये बहुत व्यापक अधिकार है, इसको लागू करना भी काफी कठिन काम है, और वो बहुत लोग बहुत बार सरकार लागू नहीं कर पाती है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी होती है, हाईकोर्ट की अवमानना भी होती है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच क्या जंग भी छिड़ जाती है। कई बार जो है वो सक्रियता कारण जो है वो सरकार और इसके बीच काफी तनातनी बनी रहती है, जिससे जो चीजें काम होना चाहिए वो अच्छे से काम भी नहीं हो पाता है। तो ये न्यायिक सक्रियता एक अच्छी चीज है, सक्रिय होकर न्यायपालिका को भी सक्रिय होकर समाज की सहभागिता करनी चाहिए, समाज में सुधार के लिए आगे आना चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन इतना सक्रिय ना हो जाए कि अन्य दोनों जो अंग हैं, सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों में सामंजस्य होना जरूरी है, तीनों के अपने काम है वो होना जरूरी है। ठीक है, तो अच्छा न्यायिक सक्रियता में आप लोग एक चीज और समझ लीजिएगा, जो न्यायिक नियुक्ति आयोग है उसको खत्म करना, या यानी कि जो कोलेजियम सिस्टम लागू करना, जज के स्वयं जज अपना ही नियुक्ति कर रहे हैं, ये भी न्यायिक सक्रियता का ही पहलू है, उसका ही उदाहरण है, ये भी आप समझे रहिएगा। ठीक है, वो उसमें लिखना बोल गया, मुझे ध्यान भी नहीं था, वो भी इसका उदाहरण ही है। तो देखिए आदर्श स्थिति यही है कि दोनों के तीनों में सामंजस्य होना चाहिए, व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर सामंजस्य टूटता है तो वो सरकार का एक अंग अगर भारी पड़ता है तो वो दोनों अंग को खराब कर देगा। तो इसलिए एक बार कभी कभी ये भी होता है कि न्याय बहुत ज्यादा न्यायपालिका सक्रिय हो जाती है तो सरकार जो है क्या हो जाती है, वो बहुत उदासीन हो जाती है। तो उदासीन ना हो पाए सरकार, इसलिए दोनों में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो न्यायिक सक्रियता बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है। न्यायपालिका को भी समाज सुधार और नागरिकों अधिकार में के संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन उसे अपनी मर्यादाओं का अपनी सीमाओं का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि तीनों अंगों में सरकार के तीनों अंगों में सामंजस्य बना रहे। ठीक है, तो ये पूरा आपका वीडियो कैसे लगा आप जरूर बताइए।